हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा स्टेटस ऑफ आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा कि कौन कौन से आईटीआर के फॉर्म्स हैं और किन किन पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, उनके कौन कौन से इनकम, अगर हमारा किस पर्सन का कौन कौन सा इनकम है तो उनके लिए कौन से आईटीआर एप्लीकेबल होंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम जो दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे कमिंग डेज में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई हुए हैं, नए फॉर्म नोटिफाइड हुए हैं 1920 के, उनमें क्या क्या चेंजेज आया है, क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं हमें इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 1819। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स, आईटीआर के फॉर्म्स और आईटीआर उनकी वो किस पर अप्लीकेबल हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीबीडीटी ने 29 मई को नोटिफिकेशन नंबर 31/2 2020 के थ्रू सारे इनकम टैक्स के जो हमारे रिटर्न्स हैं आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक सबको नोटिफाई कर दिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे एप्लीकेबिलिटी, ये आईटीआर के फॉर्म्स को किस किस पर्सन पे, किस किस इनकम पे एप्लीकेबल है। तो आज का जो डिस्कशन है वो आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 पे हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आईटीआर 1। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म नोटिफाइड हुए हैं। फॉर्म मींस कि पीडीएफ में उन्होंने फॉर्म दे दिया है कि ये हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म होंगे। उसका स्कीमा, उसका जावा वर्जन या एक्सेल वर्जन अभी तक नहीं आया है पोर्टल पे। तो अभी केवल और केवल पीडीएफ वर्जन आया है आईटीआर का। वही पीडीएफ वर्जन हमारा अभी एक्सेल वर्जन में या जावा वर्जन में नहीं आया है, जिसे हम कहते हैं कि अभी उसका स्कीमा नहीं आया है। डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटीआर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईटीआर 1, जिसका दूसरा नाम सहज भी है। सहज किनके किनके लिए एलिजिबल है? वो इंडिविजुअल जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनमें हमारा आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। इट मीन्स वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि उनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है उनका जो ये इनकम हो, वो इनकम या तो सैलरी हेड से हो सकता है या तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड से हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी जो केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है वो इनकम, उसका इनकम हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। और तीसरा जो इनकम है वो अदर सोर्स का इनकम हो सकता है। अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम, बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है या कुछ अदर इनकम हमारे अदर सोर्स में जो टैक्सेबल होते हैं वो हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी अप टू 5000 ही होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। इट मीन्स जो नॉन रेजिडेंट हैं या जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं उनके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं हो। देख लेते हैं कि जो हमारा आईटीआर 1 है वो अगर हम ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी कोई इंडिविजुअल करता है, सेटिस्फाई करने के साथ साथ ही ये अगर ये कंडीशंस में फॉल करता है तो आईटीआर 1 वो फाइल नहीं कर सकता। पहला क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। उसके दूसरा क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल कहीं किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किया हुआ, किसी अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर्स होल्ड किया हुआ है, शेयर होल्डर है, तो भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल जिनका कोई फॉरेन एसेट्स है या कोई फॉरेन इनकम है या वो साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी बैंक अकाउंट का जो आउटसाइड इंडिया है, इस केस में भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल अगर उसका अदर सोर्स में इनकम है, अदर सोर्स का जो इनकम है वो नेचर ऑफ लॉटरी इनकम या नेचर ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से इनकम है, तो भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। या कोई इंडिविजुअल जिसका जो इनकम है वो स्पेशल रेट्स जो हमारे सेक्शन 115 BBDA या सेक्शन 115 BBE में दिया हुआ जो स्पेशल रेट्स है, अगर उसमें टैक्सेबल होता है तो इन केस में भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, चाहे वो अदर सोर्स का लॉस हो, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, इस केस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 90 या सेक्शन 91 जो DTAA का बेनिफिट है, अगर वो क्लेम करना चाहता है, रिलीफ लेना चाहता है, तो वो भी, उसके लिए भी आईटीआर 1 एलिजिबल नहीं होगा, आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है।
इसके अलावा अगर कोई पर्सन क्लेम करना चाहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अदर देन डिडक्शन ऑफ ₹15,000 अंडर फैमिली पेंशन, अगर इसके अलावा कोई जो हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 लेना चाहता है उसके लिए भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। या इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन का TDS क्लेम करना चाहता है, अपने उसका इनकम भी चूंकि अपने हेड में दिखाता है और TDS भी अगर अपने हेड में दिखाना चाहता है तो उसके लिए भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक स्पेशल पॉइंट है, अगर कोई पर्सन है और उस पर्सन के ITR में, उस पर्सन के इनकम में, उसके साथ ही साथ उसके स्पाउस के, उसके माइनर चाइल्ड के इनकम अगर क्लब होते हैं तो क्लबिंग का प्रोविज़न भी केवल इन्हीं 3 हेड में, चाहे वो सैलरी की, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की या अदर सोर्स की, इसके अलावा कोई और इनकम क्लब नहीं हो सकता। अगर कोई और इनकम क्लब हो रहा है तो उस केस में ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मैं समराइज करूं, कोई भी इंडिविजुअल जो ऊपर के 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट स्लाइड में जो दिया हुआ है हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो ITR 1 फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो हमारे नॉन एलिजिबल वाले कंडीशंस हैं उसमें फॉल ना कर रहा हो। अब हम देखते हैं कि ITR 2 कौन फाइल कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, यानी जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोई भी इंडिविजुअल जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता वो ITR 2 फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उस इंडिविजुअल के पास PGBP का इनकम ना हो। तो अगर हम देखें कोई डायरेक्टर है, अगर उसके पास PGBP का इनकम नहीं है तो ITR 2 फाइल कर सकता है। कोई शेयर होल्डर है अनलिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड शेयर होल्ड करता है, अगर वो हमारा चूंकि वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, अगर उसका PGBP का इनकम नहीं है तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है। कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, PGBP का इनकम नहीं है तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं हमारे, चाहे हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हों या हमारे अदर सोर्स के लॉसेस हों, चूंकि वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जिसका कि ITR 1 वो नहीं फाइल कर सकता क्योंकि ITR 1 की कंडीशंस हैं, उसकी वजह से अगर वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका PGBP का इनकम ना हो। इसके अलावा कोई भी HUF ITR 2 फाइल करेगा, प्रोवाइडेड कि उसके पास भी PGBP का इनकम ना हो। अब हम देखते हैं ITR 3 किस पर एप्लीकेबल होगा। ITR 3 कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी HUF जिसके पास प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, वो ITR 3 फाइल करेगा। क्योंकि अभी हमने देखा था अगर किसी के पास बिजनेस इनकम है तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, ITR 2 नहीं फाइल कर सकता। यानी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी HUF अगर उसके पास प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो वो ITR 3 फाइल करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ अगर इस इनकम के साथ कोई और भी इनकम है तो भी वो ITR 3 फाइल करेगा। इट मीन ऐसा नहीं कि अगर उसका इनकम एक हेड से ज़्यादा हेड में है, मान लो किसी इंडिविजुअल का इनकम बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड से है और इसके अलावा सैलरी हेड से है या हाउस प्रॉपर्टी से है तो वो 2 ITR फाइल करेगा, नहीं, वो ITR 3 फाइल करेगा। इसका मतलब कि अगर इंडिविजुअल या HUF के बिजनेस के इनकम के में अगर बिजनेस का हेड आता है, प्रोफेशन का हेड आता है तो वो ITR 1 ना फाइल करके, ITR 2 ना फाइल करके ITR 3 फाइल करेगा। और एक और स्पेशल केस आता है, चूँकि जो पार्टनर का इनकम होता है वो कुछ भी हो, अगर जो पार्टनर का किसी फर्म से इनकम होता है वो बिजनेस इनकम माना जाता है, इसलिए जो पार्टनर है वो कोई इंडिविजुअल अगर पार्टनर है तो वो भी ITR 3 फाइल करेगा। अब डिस्कस करते हैं ITR 4। ITR 4 जिसको हम सुगम भी बोलते हैं। ITR 4 वो इंडिविजुअल, वो HUF और वो पार्टनरशिप फर्म इसलिए कह रहा हूँ मैं, LLP नहीं फाइल कर सकता। तो वो इंडिविजुअल, वो HUF और वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिसका इनकम प्रीवियस ईयर में अप टू 50 लाख हो और उसका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो और वो ऑप्ट कर रहा हो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमारे दिए हुए हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, चाहे वो अंडर सेक्शन 44 AD हो, चाहे वो सेक्शन 44 ADA हो, चाहे वो सेक्शन 44 AE हो,
यानी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचयूएफ, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो इन 3 प्रिजम्पटिव सेक्शंस में अगर ऑप्ट करता है तो वो ITR 4 फाइल करेगा, प्रोवाइडेड कि उसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख हो। इसके अलावा अगर ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई भी करता है तो वो ITR 4 नहीं फाइल कर पाएगा इन 3 केसेस में। पहला, अगर वो इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो, अगर या वो इंडिविजुअल अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो भी ITR 4 वो फाइल नहीं कर पाएगा। या कोई इंडिविजुअल अगर उसका फॉरेन असेट्स है, फॉरेन में इनकम है, या कोई साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन अकाउंट का, तो भी वो ITR 4 नहीं फाइल कर पाएगा। या कोई इंडिविजुअल अगर उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, उस लॉसेस को किसी भी हेड का लॉस हो, उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो भी उस केस में भी उस पे ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ITR 5 कौन फाइल करेगा। ITR 5 हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स फाइल करेंगे, हमारा कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है वो फाइल करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो फाइल करेगा, LLP है वो भी ITR 5 फाइल करेगा। कोई पार्टनरशिप फर्म है जो हमारा ITR 4 फाइल नहीं करता है, यानी 44 AD, 44 AE या 44 ADA ऑप्ट ना करता है तो वो ITR 5। और जो आज हमारे इस टॉपिक के डिस्कशन का लास्ट है ITR 6, वो ITR 6 कंपनीज फाइल करेंगी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, और वो कंपनी जो सेक्शन 11 में कोई एग्जम्पशन नहीं क्लेम करती है वो हमारे ITR 6 फाइल करेंगी। अब जैसे हमने देखा ITR 1 टू ITR 6, ITR 1, 2, 3, 4 ये हमारे इंडिविजुअल्स, बेसिकली इंडिविजुअल्स और HUF के लिए हैं। एक केस में ITR 4 फर्म पर भी एप्लीकेबल होता है। ITR 5 हमारे बेसिकली फर्म्स के लिए हैं और ITR 6 हमारा कंपनीज के लिए है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।